मदद साहब, रिपोर्ट एक ठीक है, दो ठीक है, दोनों ही ठीक है, या क्या कोई मसला क्या है सर? शुक्रिया मुनीब, मेरा ख्याल है दोनों रिपोर्ट ठीक लग रही हैं मुझे। और देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट सिर्फ पब्लिक नहीं की है, सिंध गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जो है सिंध हाई कोर्ट में सबमिट भी की है। ठीक, सिर्फ पब्लिक करने में तो बहुत सी चीज़ें आप कह सकते थे, लेकिन अगर हाई कोर्ट में सबमिट की है तो हाई कोर्ट में सबमिट की हुई रिपोर्ट में इस चीज़ के चांसेस बड़े कम नज़र आते हैं कि उसमें कोई भी आप टेम्परिंग कर लें या मुकम्मल रिपोर्ट सबमिट नहीं करें। तो हमें देखना होगा कि जो सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है वो रिपोर्ट क्या वही है जो रिपोर्ट पब्लिक हुई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अली जैदी साहब को, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, हाई कोर्ट वो गए, हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दी और हाई कोर्ट के कहने पे ये तीनों GITs जो हैं वो गवर्नमेंट ने पब्लिक की हैं। तो अली जैदी साहब को अगर सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे डाउट हैं तो वो बहुत बराह रास्त एक एप्लीकेशन दे के उसी कोर्ट में जा सकते हैं और ये वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक की है ये वो रिपोर्ट नहीं है जो असल रिपोर्ट है, और फिर लेट द कोर्ट डिसाइड। देखिए मुनीब, ये सारा मसला है क्या, ये 2008 में, और ये जो पीपल्स पार्टी का दावा है कि उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपनी जगह दुरुस्त होगा। लियारी में बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, लियारी में कोई घराना ऐसा नहीं है, चंद एक घरानों को छोड़ के, जहाँ का कोई ना कोई फ़र्द किसी ना किसी तरीके से पीपल्स पार्टी से कभी ना कभी वो उसकी वाबस्तगी रही हो। ठीक, और ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनके जो एल्डर्स हैं उनकी वाबस्तगी तो भुट्टो के साथ बहुत गहरी रही थी। ये जो मामला है 2008 से पहले उज़ैर बलोच तकरीबन नॉन एंटिटी था, और उस वक्त तक जो लियारी में अगर गैंग के हवाले से कोई आदमी जाना पहचाना जाता था तो वो रहमान बलोच था, जिसको बाद में रहमान डकैत का नाम हुआ। और फिर रहमान डकैत गालिबन 2009 में जब उसका मर्डर हुआ, और ये भी कहा जाता है कि उसको एक्स्ट्रा जुडिशली मारा गया, उसके बाद उज़ैर की एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती हैं। उज़ैर पीपल्स, क्योंकि रहमान जो था वो पीपल्स अमन कमेटी थी, उसका भी रहमान जो है वो हेड था, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। उसके बाद उज़ैर को पीपल्स अमन कमेटी का हेड बनाया गया, और पीपल्स पार्टी ने कभी पीपल्स अमन कमेटी को एज सच डिसोन नहीं किया उस पर। और लेकिन पीपल्स पार्टी अब आज जो पोजीशन ले रही है, अगर जिस वक्त डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये पोजीशन ली थी और उनका अपना परसेप्शन ये था कि जी मैंने पीपल्स अमन कमेटी को जो सपोर्ट की है वो इसलिए की है क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि पुलिस जो है वो कराची में MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर पाएगी, लिहाजा उन्होंने एक ऐसे शख्स पे हाथ रखा जिसकी हेड मनी थी, और वो हेड मनी फिर माफ़ की गई, माफ़ कर दी गई। तो ये सारा प्रोसेस अगर हुआ है, ठीक है, और सिंध गवर्नमेंट आज ये कह रही है कि वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का इंडिविजुअल एक्ट था, तो ये मुमकिन नहीं है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ओन कर रहा हो, होल्ड कर रहा हो, होम मिनिस्टर, उसको पीपल्स पार्टी या उस वक्त की सिंध गवर्नमेंट डिसोन कैसे कर सकती है। ठीक, या तो फौरी तौर पे जिस वक्त उसने ये फैसला किया था उस वक्त उसको हटा देते, तो ये मामला उतना क्लियर नहीं होता। देखिए, ये जो कराची ऑपरेशन, अभी मैं सईद गनी साहब को सुन रहा था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, 2012 का जो लियारी में ऑपरेशन शुरू हुआ, उस वक्त भी सईद गनी साहब इसे बेल आउट करेंगे कि जब ये फैसला हुआ कि ऑपरेशन किया जाए, उस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एक डिफरेंट पोजीशन ली थी। लेकिन ये प्रेशर सुप्रीम कोर्ट का था, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब ने अस खुद नोटिस ले लिया था कराची में खुरेजी का, बिल्कुल ठीक और है। इसीलिए वो केस कहलाया कराची बदअमनी केस। और उसके बाद वो 2013 के ऑपरेशन के बाद भी वो कराची बदअमनी अमल दरामद केस के तौर पे जाना पहचाना जाता है। तो अली जैदी साहब उधर भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कराची बदअमनी केस में। अच्छा, बस एक सेकंड, मुझे अगर वक्त जो दीजिएगा, कराची में हुआ, ठीक, ये भी उसी में हुआ। जी जी। अच्छा, नाज बलोच साहबा, ये सवाल हर कोई पूछता है कि अब दी पब्लिक की तो जी कोर्ट के कहने पर की या कोर्ट ने कहा, आप ये GITs, अब वो अंदलीब साहबा भी फरमा रही थी कि ये 7-7 साल पुरानी है, पुरानी GITs हैं, इनको पब्लिक पहले कर देना चाहिए था अगर वाकई किसी का कुछ नहीं था। कि सवाल तो हर उस हुकूमत से होता है जिसके बारे में या जो कोई किसी इशू के ऊपर GIT बनती है, हर कोई यही कहता है भी पब्लिक कर दें, अगर कुछ गलत नहीं है तो पब्लिक कर दें।
मुनीब जेआईटी जो है वो हमारे मुल्की इदारों के जो है ज़ेरे निगरानी बनी और उसमें सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो अगर तो अली जैदी साहब चैलेंज कर रहे हैं तमाम इदारों को जिन्होंने उस जेआईटी को मुरतब करने में अपना किरदार अदा किया और जेआईटी फॉर्मुलेट की, तो फिर अली जैदी साहब आए और जाएं कोर्ट में जाकर वहां पे जाके चैलेंज करें। ये पार्लियामेंट में खड़े होके शर्लॉक होम्स की स्टोरी की तरह लहरा लहरा के इल्जाम लगाने से बात नहीं बनेगी। देखिए, बात यह है कि जेआईटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्की इदारों के जो है उनके ज़ेरे निगरानी बनाई गई जेआईटी है। उन्होंने कई सारे ऐसे सवालात होंगे जो कि वो खुद भी शायद पब्लिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं करना चाह रहे होंगे। अदालतों के अंदर मैटर मौजूद है और बहुत सारे केसेस के अंदर सजाएं मिल चुकी हैं। तो जो मामला सब जुडिस हैं जो अदालतों में मौजूद है और आप में से तौर पे जेआईटी किसी ने अली जैदी साहब वाली जेआईटी पढ़ी है? कि आप में से किसी ने अली जैदी साहब वाली जेआईटी पढ़ी है? देखिए, उसके अंदर एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि इसके अंदर क्योंकि पॉलिटिकल एलिमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट है, लिहाजा इस पार्ट ऑफ द जेआईटी को सीक्रेट रखा जाएगा, इसको रिवील नहीं किया जाएगा। अब वो अली जैदी साहब के पास आ गई है। क्या आसान नहीं है सिंध हुकूमत के लिए? आप अच्छा। अली जैदी साहब इम्प्लीकेट कर रहे हैं ना आपकी हुकूमत को, आपकी पार्टी को। आप कह दें जी जरा इसकी इतने मौजूद इदारे हैं, जरा हुकूमत पूछ ले कि जी बता दें ये असली है जाली है। देखिए, शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्टर है, वो अपना काम तो करते नहीं, लेकिन जिस टास्क को लेकर वो पीछे लगे हुए हैं मलाइन करने में, प्रोपेगेंडा करने में, तो मेरा मशवरा उनको ये है कि अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में जाके वहां पे चैलेंज कर लें और अदालतों में जाके जिनके सिग्नेचर्स हैं, जिन्होंने ये जेआईटी फॉर्मुलेट की है, अगर उनके ऊपर यकीन नहीं है तो जाके उनको चैलेंज कर लें, ये इल्जाम तराशियां छोड़ दें। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर जी जी आप मुकम्मल कर लें, आप मुकम्मल कर लें। जी देखिए, दूसरी बात यह है कि जिन चीजों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर वो इशारा कर रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर वो इशारा कर रहे हैं, और साथ में ही बड़े खामोशी से वो बल्दिया टाउन की पूरे चैप्टर को आसानी से जो है ना वो एक अल्फाज में समेट लेते हैं कि जी बल्दिया टाउन में भी हुआ, तो उसको खोलें। अच्छा, अलग करें अपने आप को उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो कि कल तक उनके ताने बाने मिलते थे इन सारे मामलों से। देखिए, कराची में जो खून रेजी हुई, कराची में जो कत्लो गारत हुआ, वो कत्लो गारत उज़ैर बलोच ने भी किया, ये बात ठीक है। मेरी बात सुने, वो कत्ल गारत करने में जो मुलव्वस है, जो मुलव्वस है उस कत्लो गारत करने में, उसके साथ जो है अदालत इंसाफ करे। नाज बलोच साहिबा, जब ये कत्लो गारत हो रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, आज भी है, उस वक्त भी थी। लियारी के अंदर जो उज़ैर बलोच कर रहा था, ये इट्स अ फैक्ट कि वो एक गैंगस्टर था। वो आपकी हुकूमत के दौरान ये सब कुछ करता रहा, तो कोई अपने आप को एब्जॉल्व तो नहीं कर सकता। आप उससे राब्ता डिनाई कर दें, उससे कनेक्शन डिनाई कर दें, इस बात पर तो हुकूमत जवाबदेह है कि उस क्राइम के खिलाफ आप एक जगह ग्रैंड स्टैंडिंग ले रहे हैं कि हमने ऑपरेशन किया। उससे पहले जो वो कुछ करता रहा, आप उसे पीस अवार्ड देते रहे 2012 में। किस चक्कर में? पता ही नहीं था पीपल्स पार्टी को कि कराची के अंदर लियारी में क्या हो रहा है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि पीस अवार्ड देते रहे। मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्डेड फैक्ट है, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ी बनाऊंगा। तस्वीर मौजूद है। लियारी में पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में ऑपरेशन भी हुआ, वहां पे अमन अमान बहाल भी किया। लियारी में पीपल्स पार्टी ने देखिए, लियारी पीपल्स पार्टी का दिल है। अगर इस किस्म की साजिश करके लियारी के खिलाफ साजिश करके और पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करके अगर इस किस्म की प्रोपेगेंडा चलाए जाएंगे तो आपको ठीक है, आपका मौका ये है कि प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल पार्टी ने लियारी में डिलीवर नहीं किया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके मैं जरा अंदलीब साहब से पूछूं। साजिश की जा रही है और कुछ नहीं। मैं मदद साहब आपके पास आता हूँ। मैं जरा अंदलीब साहिबा का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जरा ठीक है। मुनीब, इस वक्त कराची में इस वक्त बिजली नहीं है, 12-14 घंटे की अपनी जगह मौजूद है जी। वो आप उस पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे। मैं जरा अंदलीब साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, ठीक है। अंदलीब साहिबा जरा ये आप पर बार बार कह रहे हैं आपने बल्दिया टाउन फैक्ट्री वाले MQM, जो कि अब अपने आप को MQM पाकिस्तान कहती है, उन लोगों को अपना एलाय बना दिया, और ये लोग शामिल थे या इन लोगों का किसी ना किसी तरह पता था जो बल्दिया टाउन के अंदर हुआ। आज आपने उनको अपना इत्तेहादी बना लिया, कैसे जी?
3 सिंपल सवाल हैं जिनका जवाब नहीं आया जी। और उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि जी 7 साल आपने क्यों दबाई, अगर कोई दबाने वाली बात नहीं थी। दूसरी बात ये कि उज़ैर बलोच से आपका कोई ताल्लुक था कि नहीं था। मतलब ये सारे आके प्रोग्राम्स में बैठ के कह रहे कोई ताल्लुक नहीं था, और वीडियोस पे वीडियोस, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज, हर जगह ब्लेटेंटली लिखा हुआ है कि वो हमारा, मतलब काहिरा साहब जैसा बंदा कह रहा है जी, हम कैसे डिनाई कर सकते हैं, वो हमारे साथ थे, वो हमारे मेंबर थे, और बेशुमार ऐसे हैं जो कि इसका एतराफ़ कर चुके हैं, कायरा साहब। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने 12 साल से हुकूमत में है सिंध में, अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और उसको लियारी को या बाकी कराची को इन्होंने खुला छोड़ा हुआ था, जबकि इनके इत्तेहादी थे वो सारे, चाहे वो लंदन में थे चाहे वो यहाँ थे, और इन्होंने कुछ नहीं किया उसके बारे में, तो ये तो कंफर्म्ड है कि चूंकि आपको याद होगा 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक इस पे केस हुआ था, आई थिंक वो मुझे याद नहीं कौन से वो थे चीफ जस्टिस, आईजी साहब आए थे सिंध के, उन्होंने कहा जी जो 50 टॉप, उन्होंने कहा इतना क्राइम है, बॉडीज हैं, चौधरी साहब थे, हाँ इतना क्राइम है, बॉडीज हैं, ये बैग्स में तकरीबन 1000 लोग मरते हैं, बॉडी बैग्स निकलते हैं कराची में साल के, तो ये वजह क्या है कि आप लोग कुछ नहीं करते, आप आईजी सिंध है। उसने कहा जी जो 50 टॉप पोजीशंस है ना वो सारे डिवाइडेड है, इसमें कोटा एमक्यूएम का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, एएनपी का, दूसरों का भी है, तो जहां जहां ये बॉडियां मरती हैं, कत्ल होते हैं, ये उनके इलाकों में होते हैं, और वहां आप एसएचओ रखें, चाहे आप एएसपी रखें, चाहे आप जो मर्जी रखें, उनका काम होता है कि उस कत्लो गारत को एड एंड अबेट करना, ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, उसने कहा ये पोस्टिंग्स ही सारी इस बेसिस पे होती है कि हम इनको दूसरे इलाके वालों को यहाँ ना आने दें। अच्छा अंदलीब साहब, आई हेट टू इंटरप्ट, आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने बड़ा डिटेल में बताया। मदर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे चाहिए होगा, बिकॉज आई हैव टू एंड दिस सेगमेंट। आपने अंदलीब साहबा को भी सुना नेचुरली, और आपने नाज बलोच साहबा को भी सुना, हमारी बहन है, मोहतरम है, उनका बयान आपको क्या कोई लूप होल्स नजर आ रही है या ठीक है जस्टिफिकेशन पीपल्स पार्टी की? देखिए, ये एक तो मसला ये है कि ये पीपल्स पार्टी की अगेन एक इस हवाले से जब भी पीपल्स पार्टी बात कर रही है तो एक वीकर पोजीशन पे नज़र आती है। बल्दिया फैक्ट्री वाली जो बात की अभी नाज बलोच ने, तो उस वक्त सूबाई वजीर मेहनत कौन थे? वो एमक्यूएम के थे, रऊफ सिद्दीकी, तो उस वक्त तो वो आपके अलाइज थे उस वक्त। और दूसरी बात ये कि आज वो ये कह सकती हैं कि जी आज वो पीटीआई के अलाइज हैं, लेकिन एमक्यूएम क्लेम करती है कि आज वो एक डिफरेंट एमक्यूएम है, उनके बकौल वो सही है या नहीं, हालांकि उनके बल्दिया फैक्ट्री केस तो कंक्लूड हो रहा है और वो क्लोजिंग आर्गूमेंट पे है। उज़ैर बलोच का केस अभी ओपन है। देखिए, इस पोजीशन को सिंध गवर्नमेंट को और पीपल्स पार्टी को अपने वादे करना पड़ेगा कि उस पीरियड में जो किलिंग्स हुई हैं, जिसका इल्ज़ाम पीपल्स अमन कमेटी पे गया, जिसकी वजह से इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिया, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन हुई कि कराची लियारी में ऑपरेशन किया जाए और फिर ऑपरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट को इसलिए भी क्लियर करनी है कि उज़ैर बलोच को उन्होंने ओन किया था, एज ए गवर्नमेंट ओन किया था, क्योंकि होम मिनिस्टर अगर ओन कर रहा है तो गवर्नमेंट ओन कर रही है, उसकी हेड मनी। फिर सबसे एक जो उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है और जो उसको उन्होंने ये कहा है कि मैंने 198 लोगों को वो किया है, तो उन 198 एफआईआर्स को निकाला जाए। ठीक है, उन 198 एफआईआर्स में कुछ पुलिस ऑफिसर उस जमाने के कहते हैं कि दे हैव देयर डाउट्स कि उसके अंदर उज़ैर बलोच का नाम होगा, क्योंकि उस वक्त हो नहीं सकता था कि उज़ैर बलोच के खिलाफ डायरेक्टली बाय नेम कोई एफआईआर कटे। तो मेरा ख्याल है अगर ये सारी चीज़ें ओपन होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को अपने आप को क्लियर करने की जरूरत है इस हवाले से, क्योंकि उस पीरियड की पोजीशन जो है पीपल्स पार्टी की वो मुझे कमजोर पोजीशन लगती है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, हम इसके ऊपर मजीद प्रोग्राम करेंगे। नाज बलोच साहबा, आपके अंदलीब अब्बास साहबा, मदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के सेगमेंट के अंदर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। उज़मा कारदार साहबा, ये MPA थी साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनकी एक ऑडियो एक कॉन्वर्सेशन थी जो कि किसी के साथ फरमा रही थी, वो लीक हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नोटिस लिया, उसके अंदर बहुत सी बातें जो कि उज़मा कारदार साहबा कर रही थी, उनकी बना पर पहले उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल की गई, उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया,
उसके बाद एक डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला किया और उनकी बुनियादी रुकनीत को ही ख़त्म कर दिया गया। यानी उज़्मा कारदार साहिबा ना ही अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज़ ऑफ टुडे ना ही वो मेंबर हैं, ना ही वो MPA हैं। उज़्मा कारदार के पास क्या जस्टिफिकेशन है अपनी उस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अलीम खान साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब, इनके ट्वीट्स भी आए, हर किसी ने एतराज़ भी किया। क्या दिफा है उज़्मा कारदार साहिबा के पास? एक ब्रेक के बाद उज़्मा कारदार हमारे साथ मौजूद होंगे।